जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 11 इतिहास के दूसरा चैप्टर है। ये जो क्लास 11 के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के एग्ज़ाम तक का है। यहाँ से लेकर के बीए फर्स्ट ईयर में भी यह आपके काम में आएगा। और हाँ, यह जो पार्ट है बिल्कुल मतलब कठिन तो है, लेकिन इसको मैंने सरल से सरल शब्दों में बता दिया है, जिसके तहत मैं इसे अत्यंत सरल शब्दों में बता दिया है। और आप लोग अगर ये पढ़ेंगे ना तो एक ही बार में दिमाग में छप जाएगा। कैसे छप जाएगा तो चलो देखते हैं। इसका सबसे पहला आपका हेडिंग होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता नामक हेडिंग है, ये आपके अभ्यास प्रश्न में लगभग घुमा फिरा करके 20 बार तो पूछे ही होगा। एनसीईआरटी वाले किताब में 350 बार पूछा है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के छाट मैंने इसको छांट कर एकदम छोटा से छोटा सरल से सरल शब्दों में लिख करके लाए हैं। मेसोपोटामिया मेसो धनपाटम नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेसो का अर्थ होता है अर्थ क्या होता है, मध्य होता है। जिसमें मेसो का अर्थ मध्य होता है और पोटामिया का अर्थ किनारा होता है, अर्थात दजला और फरात नदी के किनारे मध्य में जो सभ्यताएं विकसित हुई उससे हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 सभ्यताएं विकसित हुई हैं। पहला है सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोनियन की सभ्यता, तीसरा है असीरियन की सभ्यता, चौथा है कैलियन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है तो कौन बताओगे? सुमेरियन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, यानी पहली वाली सभ्यता जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। सुमेरियन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में यह था। मेसोपोटामिया कहाँ था? इराक में है, वर्तमान इराक में। अब एक बार इसको फिर से देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया मेसोधन पाटम नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेसो का अर्थ मध्य होता है और पाटम का अर्थ किनारा होता है, अर्थात दजला और फरात नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जो सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, असीरियन की सभ्यता और कैलियन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया के नगरों की विशेषताएं, ये दूसरी हेडिंग है मेसोपोटामिया के नगरों की विशेषता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी मैंने ठीक पहले ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर उसके बाद जो दूसरा स्थान लेते ही मेसोपोटामिया की नगरों की विशेषताएं, ये विशेषताएं वाली हेडिंग लेते हैं। मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं विकसित हुई, जिनकी विशेषता इस प्रकार है। अत्यंत उत्पादक खेती, कांस्यकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के अनेक महत्वपूर्ण, देखो पहला हेडिंग है अत्यंत खेती उत्पादन। कांस्यकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के निवास स्थान होते थे। इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां केंद्र भी थे। यही कारण है कि शहर ग्राम की अपेक्षा से विकास करते हैं। जल परिवहन, मेसोपोटामिया के 2 नदी के किनारे बसी होने के कारण से जल परिवहन क्या हुआ? जल परिवहन जो था विकसित अवस्था में था। जल परिवहन विकसित अवस्था में था। नदियों में नौकाएं, खाद्यान्न तथा अन्य सामान लादकर नदी की धारा से चलती थी। परिणामतः उन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता था। यानी जल परिवहन के अंतर्गत आपको यह समझ में आया होगा कि जो मेसोपोटामिया में कोई टेक्नोलॉजी, कोई रॉकेट, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रेन या सबमरीन कुछ भी विकसित नहीं हुआ था, जिससे वहाँ पर कोई साधन नहीं था। वहाँ पर बैल और खच्चर साधन थे, जिससे उनका सामान जो था एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए उतना अच्छा से साधन, परिवहन का साधन सफल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने एक खोज निकाली थी, जो दजला और फरात नदी थे इराक में, उन नदियों के किनारे जो अपना सामान था उसमें नदियों के किनारे नाव में ला देते थे और उसके बाद नदी खूब तेज पानी बहाती थी और उस नाव में एक स्थान से सामान दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा दिया जाता था, और जिससे उनका कोई खर्चा थोड़ी नहीं पड़ता था। डीजल पेट्रोल से पानी बहा करके ले जाती थी नाव को, और नाव फिर वहाँ रोक करके वहाँ अपना उतार लेते थे। ऐसे चलता था। एक नदी इधर से जाती थी जिसका नाम था दजला, एक उधर से आती थी जिसका नाम था फरात। आओ आराम से, जाओ आराम से, क्या दिक्कत है? और तीसरा है श्रम विभाजन। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोगों का विभाजन था। जैसे जैसे कृषि कार्य, व्यापार, शिल्प कार्य, प्रशासन, मंदिर की सेवा, उद्योग आदि के लिए निश्चित वर्ग होता था जो उसी का कार्य अच्छी तरह से करता था। अब है चौथा, राजाओं की सैन्य शक्ति। शहरीकरण प्रक्रिया ने राजाओं की सैन्य शक्ति आधारशिला रखी। शहरीकरण और औद्योगिकरण तथा व्यापारिक विकास में घनिष्ठ संबंध था। यहाँ कानून व्यवस्था की देखभाल तथा श्रम विभाजन का नियंत्रण राजा के अधीन होता था। राजा की सैन्य शक्ति में वृद्धि होने लगी, जिससे मेसोपोटामिया शक्तिशाली केंद्र का उदय हुआ। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि मेसोपोटामिया का उदय कैसे हुआ।
शहरीकरण की प्रक्रिया लिख देना आप। शहरीकरण की प्रक्रिया ने राजाओं की सैन्य शक्ति आधारशिला रखी। शहरीकरण और औद्योगिकरण तथा व्यापारिक विकास में घनिष्ठ संबंध था। यहाँ कानून व्यवस्था, देखभाल तथा श्रम विभाजन का नियंत्रण राजा के अधीन होता था। राजा की सैन्य शक्ति में वृद्धि होने लगी, जिसके तहत मेसोपोटामिया में शक्तिशाली के केंद्र का उदय हुआ। एक का अब और है आपका मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि लेखन कला, जैसे हम हैं, हमारा भारत है, हमारा भारत का लेखन कला कौन सी है? हिंदी भाषा है। ठीक उसी तरह उनका भी कोई संस्कृत हुआ होगा, उसका भी लेखन कला हुआ होगा। तो उनका देखते हैं लेखन कला क्या था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला तथा लिपियों का प्रारंभ हुआ। इस काल में सबसे पहले किलाक्षर लिपि, यानी कुछ जानवरों तथा कई प्रकार के चिन्ह लगा करके बना करके उस पर चिन्ह लगा देते थे, वही उनका लिपि था, किलाक्षर लिपि। इसको अंग्रेजी में क्यूनिफॉर्म लिपि बोलते हैं। तो इस काल में सबसे पहले किलाक्षर लिपि प्रारंभ हुआ था। लोग सांकेतिक लेखन कला का जानते थे। वे संकेतों में लिखते थे, जैसे किसी वस्तु की आकृति बना देते थे, किसी जानवर का आकृति बना देते थे, बनाकर उस पर किलाक्षर लिपि से संकेत लगा दिया जाते थे, संकेत लगा देते थे। कुछ दिनों के बाद मेसोपोटामिया में मुहरों तथा शिल्पपटों पर शिल्पकारों द्वारा आकृतियां बनाई जाती थी। पहले क्या होता था मेसोपोटामिया में? पहले मिट्टी का उथवा ले लेते थे, पटरी, मिट्टी को सानते थे, उसको फैलाते थे, पटरी बनाते थे। फिर उसके बाद जो क्या करते थे, उस पर जानवरों का चित्र बना देते थे, और फिर बना करके उसके अपने जो कील उल से संकेत लगा देते, लगाकर उसे सुखाकर उसके भट्टी में पका देते थे। भट्टी में पकाने के बाद वही इस तरह इतना मजबूत हो जाता था, जिससे वो ना तो सड़ता था ना गलता था। और मतलब जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई तब तक ले वो जो पट्टिकाएँ थी तो उतना एकदम चमचमाती हुई मिली, उस पर कोई भी विशेष प्रकार का अपवाद नहीं था। मेसोपोटामिया में शिल्पट्टों तथा शिल्पकारों द्वारा आकृतियां बनाई जाती थी। वहाँ पे जब यहाँ तक तो ये चला, कौन सा? मिट्टी वाला खेला। अब इसके बाद आता है सिक्के वाला, मतलब धातुओं की जब चित्र बनाए जाने लगे, धातुओं पर अपना जो संकेत लगाने लगे। ताबूत पे बनाए तो उस पर लिख दिए, कब्रिस्तान बनाए उस पर लिख दिए, और क्या किए, कोई बर्तन बना रहे हैं तो उस पर अपना कला लिपि लिख दिए। और इस तरह से जब उस पर लिखे तो ये ज़्यादा समय तक चला। मुहरों तथा शिल्पट्टों पर शिल्पकारों द्वारा आकृतियाँ बनाई जाती थी। मुहरों मतलब पैसों पर, मुद्राओं पर, जिसकी जानकारी उत्खनन के बाद प्राप्त हुई। अभिलेखों शिल्प पट्टियों से ज्ञात होती हैं। लेखन कला द्वारा हृदय स्पर्शी कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। वाह वाह वाह। 1800 ईसा पूर्व में कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। इस प्रकार पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष को 12 महीने में विभाजन, और एक महीने को 4 सप्ताह का विभाजन, और एक दिन को 24 घंटे में विभाजन। जी हाँ, 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, और 1 मिनट का 60 सेकंड में विभाजन। यहाँ सब हमें मेसोपोटामिया से मिलता है। जैसे समय का विभाजन सिकंदर के उपसाधिकारियों ने अपनाया था। एक बार इसको फिर से देखो तो कहाँ से है? यहाँ यहाँ लेखन कला द्वारा हृदय स्पर्शी कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। लेखन कला द्वारा हृदय स्पर्शी कथाओं का प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 1800 ईसा पूर्व में कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, क्या था? गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां वाह दी गई हैं। इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष को 12 महीने में विभाजन, और एक महीने को 4 सप्ताह का विभाजन, एक दिनांक को 24 घंटे में विभाजन, और 1 घंटे को 60 मिनट में विभाजन, और 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजन। यह सब हमें मेसोपोटामिया से मिलता है। जैसा कि समय का विभाजन सिकंदर के उपसाधिकारियों ने अपनाया था। बताइए भाई कि उतनी पुरानी सभ्यता में चंद्रमा को लोग खोज लिए थे। बताइए, अंतरिक्ष की स्पेस के बारे में जानते थे, टाइम ट्रेवल के बारे में जानते थे, समय की खोज कर लिए थे। सोचने वाली बात है। और उसके बाद जो हम लोग का काल आया था, इसमें तो कुछ नहीं खोज कर पाए थे। कहीं कोई घड़ी बनाया तो कोई ट्रैक्टर बनाया, कोई सूचक यंत्र बनाया, यही सब हुआ। कोई कंप्यूटर बनाया, कोई रॉकेट बनाया, तब जाके चंद्रमा पे पहुँचे। तो अब हम देखने हैं मेसोपोटामिया में शहरीकरण का
महत्व यानी मुद्रा का महत्व। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व अथवा मुद्रा का महत्व। मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में बाहर से आकर बसने वाले लोगों में अपने नाव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाने तथा उनका पुनर्निर्माण करने का कार्य आरंभ कर दिया। मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं तथा उर-इनाना ईश्वर आदि थे। मंदिरों के अधीन जमीन हुआ करती थी जो मंदिरों के द्वारा संचालित हुआ करता था। वह मंदिर व्यापारियों को व्यक्त करता था। यह व्यापारी अपने खेत में अनाज बेचने का काम करते थे, उससे प्राप्त धन का काम आता था। मेसोपोटामिया के लोग भूमि और पानी के लिए आपस में लड़ते झगड़ते थे, जिससे उनके अन्य समस्याओं के साथ किसी भी क्षेत्र में लंबे उनके अनेक समस्याओं के साथ किसी क्षेत्र में लंबे समय तक समुदाय व्यवस्था के विपरीत विवाद चलता था। मतलब बहुत झगड़ा उगड़ा करने लगे आगे चलकर। और जीतने वाला मुखिया साथियों और अनुरागियों के बीच जीते हुए सामान को बांटकर खुश कर देता था और वहां के जन लोगों को बंदी बनाकर अपने यहाँ नौकर या चौकीदार बनाकर कार्य कराते थे। इसलिए मेसोपोटामिया का पतन हो गया था। कैसे? मेसोपोटामिया के लोग भूमि और पानी के आपस में लड़ते झगड़ते थे, जिससे अनेक समस्याओं के साथ किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक समुदाय व्यवस्था के विपरीत विवाद चलता था और जीतने वाला मुखिया अपने साथियों और अनुरागियों के बीच जीते हुए सामान को बांटकर खुश कर देता था और वहाँ के जन लोगों को बंदी बनाकर अपने यहाँ नौकर या चौकीदार बना देते थे। अच्छा एक प्रश्न है मेसोपोटामिया के लोग में जो समय था उनका मंदिरों को किस नाम से जाना जाता था? मंदिरों को वहाँ पर जिगुरत के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? जिगुरत। ये नाम से जाना जाता था, जिगुरत।